हाय गाइस, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अबाउट डीमटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पब्लिक कंपनी का तो डीमैट में करवाना, डीमैट में रखना शेयर्स को पहले से ही कंपलसरी था, लेकिन इस बार एमसीए ने बाय 30 सितंबर 2024 ये आपको कंपलसरी कर दिया है कि आपने, अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो भी स्पेसिफिक केसेस हैं, उन सारे केसेस में आपको अपने जो शेयर्स हैं उनको डीमैट करवाना होगा। शेयर सिक्योरिटीज़ जो भी उनको डीमैट करवाना होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको उसके प्रोविजंस को एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, कौन से सेक्शन में कवर होता है, कौन कौन सी एग्जैक्टली कंपनीज़ को एप्लीकेबल होता है, क्या सेक्शन 8 कंपनी को एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, सारी बातों को अपन डिस्कस करेंगे। क्या हर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एप्लीकेबल होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो देखिए, सबसे पहली बात कि इसका पर्पस क्या है। इसका जो पर्पस है वो यही है कि ट्रांसपेरेंसी वगैरह जो है उसको इंक्रीज़ किया जाए, है ना। क्योंकि अगर से आपका शेयर जो है फिजिकल फॉर्म में रहता है तो उसका कुछ क्रेडिबिलिटी नहीं रहता है, कोई भी आकर के कल को क्लेम करता है, डिस्प्यूट होते हैं, तो ये सारी चीज़ों को गवर्नमेंट जो है वंस एंड फॉर ऑल क्लियर करना चाहती है। एंड दैट्स वाई दे सेड कि भाई आप उसको डीमैट में करवा लो, सो दैट जो रिकॉर्ड्स है वो सब चीज़ों के लिए बहुत सॉर्टेड हो जाएगा वो। नेक्स्ट बात आती है कि सर इसका जो रूल्स है, लीगल बैकिंग है वो क्या है। तो अगर आप देखेंगे लीगल बैकिंग, तो एक तो आ जाता है आपका सेक्शन नंबर 29 कंपनीज एक्ट का, है ना, सेक्शन नंबर 29, और साथ में आपका आता है रूल नंबर 29 प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ रूल्स का जो 29 रूल नंबर 29 है, उसमें ये बात को मेंशन करा हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं कि सर ये एप्लीकेबल किस किस के लिए, जो मेन पॉइंट है कि सर ये डीमैट कौन कौन सी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को करवाना है। तो देखिए, सबसे पहली बात, हर एक सेक्शन 8 कंपनी को करवाना है, हर एक सेक्शन 8 कंपनी को करवाना है, रिगार्डलेस ऑफ देयर टर्नओवर, रिसीट्स, व्हाटएवर इट इज़, आपने अपने सारे शेयर्स को डीमैट करवाना है। मतलब अगर आप एक सेक्शन 8 कंपनी रन करते हैं तो अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो भी शायद आपको ये भी कंसीडर करना चाहिए कि भाई याला एडिशनल कंप्लाइंस कॉस्ट आएगा। अदरवाइज इफ़ यू वांट यू कैन गो फॉर ट्रस्ट, एंड वो सब में भी आप जा करके कर सकते हैं। ठीक है सर, तो एक हो गया आपका सेक्शन 8 कंपनी। दूसरी बात हो गई कि सर होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनी, अगर आपका टर्नओवर छोटा भी है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपकी जो कंपनीज़ हैं उनका स्ट्रक्चर ऐसा है कि एक कंपनी होल्डिंग कंपनी, एक कंपनी सब्सिडियरी कंपनी है, तो ऐसे केस में होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी दोनों को भी गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है कि आपने अपने सारे शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ को कंपलसरली डीमैट में करवाना होगा। ठीक है सर, इसके अलावा ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो मीडियम लेवल पे, स्मॉल लेवल से थोड़ा सा ऊपर आ जाती है, जैसे कि कौन सी सर, अगर से आपकी कंपनी का टर्नओवर 40 CR के ऊपर का है, या फिर अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल, आई एम सेइंग ईदर दिस और दैट, है ना, कुछ भी एक इंक्रीज हो जाए तो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा। या फिर आप इसको ऐसा देख सकते हैं कि अगर कोई कंपनी है उसका टर्नओवर 40 CR के ऊपर का है तो उसे डीमैट करवाना होगा, एंड अगर उसका पेड अप शेयर कैपिटल 4 CR के ऊपर का है तो भी उसे कंपल्सरली डीमैट करवाना होगा, दैट इज़ मैंडेटरी। ठीक है सर, अच्छा, अगर से मान लीजिए इससे कम का है तो क्या होगा, तो आप डीमैट नहीं करवाइए तो भी चलेगा, जैसे कि स्मॉल कंपनी हो गई, गवर्नमेंट कंपनी हो गई, इन लोग को नहीं है। अगर मान लीजिए आपकी जो कंपनी है दैट इज़ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो सर वहाँ पे शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ होंगे ही नहीं। अगर होंगे नहीं तो फिर उसको डीमैट करवाने का क्वेश्चन ही नहीं आता है, ऑब्वियस सी बात है ना। फिर कुछ केसेस है, देखिए, अगर मान लीजिए आपका अभी जो है वो 40 CR के ऊपर का है, लेकिन मान लीजिए नेक्स्ट ईयर जो है 35 CR हो जाता है, अब ऐसे केस में क्या करना है। तो देखिए, वैसे तो आपका जो नोटिफिकेशन है, जो रूल्स हैं, जो सेक्शन है, यहाँ पे एक्सप्लिसिटली ऐसे कोई केस को गवर्न नहीं करा गया, कुछ भी नहीं लिखा है। बट व्हाट आई वुड एडवाइज रेदर इज़ कि आप उसे कंटिन्यू करिए, क्योंकि अगर से आगे टर्नओवर एक्सीड होता है तो भी वो फिर आपको अगेन सब करवाना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर टर्नओवर एक्सीड नहीं होता और उसी के आसपास भी चलने वाला है, तो क्योंकि अभी रूल में क्लैरिटी नहीं है तो ज़्यादा अच्छा है कि अपन उसको डीमैट में ही रखें, अनलेस कोई और क्लैरिटी नहीं आती है, सेफ रहेगा, है ना। फिर एक और बात आती है कि जो आपके शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, उनका जो ऑलरेडी अकाउंट है वो काय में है, वो CDSL में है या NSDL में है। अगर मान लीजिए मेरा अकाउंट जो है वो NSDL में है, और अगर मान लीजिए मैंने जो डीमैट करवा लिया वो CDSL के साथ में करवा लिया, है ना, कंपनी के जो शेयर्स हैं वो CDSL में डीमैट हो गए, लेकिन मेरा अकाउंट NSDL में है, तो ऐसे केस में प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर मुझे अपना एक और अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। तो आप ये चीज़ को भी एडिशनली कंसीडर कर सकते हैं कि जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनका जहाँ पर पे ऑलरेडी अकाउंट वगैरह ओपन है वहीं पर पे अपन डीमैट करवाएं, वो एजेंसी को बेसिकली अपन चूज़ करें। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा पेनल्टीज़ भी है, पेनल्टी में आते हैं अपन। उसके अलावा एक दो और बातें हैं कि अगर आप डीमैट वगैरह करवाते हैं तो याद रखिएगा आपको एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो चेंज करने की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो अपना AOA जो है उसे आप चेंज करवा लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं अपन पेनल्टी की। सर अगर मान लीजिए मैंने नहीं करवाया तो क्या होगा।
सेक्शन नंबर 29 में कोई पेनल्टी नहीं दी गई है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपके ऊपर कोई पेनल्टी एप्लीकेबल होगी नहीं। बहुत सारे लोग होते बोले अरे पेनल्टी एप्लीकेबल ही नहीं है, ऐसा नहीं होता सर। पेनल्टी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी सेक्शन नंबर 450 के अंदर में। सेक्शन 450 के अंदर में आपको पेनल्टी एप्लीकेबल होगी, जहाँ पे डायरेक्टर्स पे भी है, कंपनी पे भी है ना। तो ऐसा नहीं है कि पेनल्टी वगैरह एप्लीकेबल नहीं होगी, पेनल्टीज़ आर स्टिल देयर। तो आप उसका कंप्लाई करिए, अदरवाइज जो पेनल्टी है वो आपके ऊपर लेवी की जा सकती है। करेंगे नहीं करेंगे वो सब बात की बातें हैं, लेकिन अगर करेंगे तो फिर सर वो लंबी पेनल्टी आ जाती है, वो सबका कोई मतलब नहीं है। बी कंप्लाइंट एंड रदर बी पेपर में अपन स्ट्रांग रहें, ताकि अपन जो कभी भी कंप्लायंस और लिटिगेशन जो है ये सबसे दूर रहें एंड हैसल फ्री अपना बिजनेस करें। ठीक है, तो अगर आपका केस इसमें फॉल करता है तो डोंट लुक फॉर कि इसमें पेनल्टी क्या आएगी क्या नहीं आएगी। पेनल्टी जो भी आए आपने उसका कंप्लायंस जो है वो करने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जस्ट फॉर रेफरेंस, जो आपकी जनरल पेनल्टी है वो 10,000 रुपीज़ की है सेक्शन 450 के अंदर में, और कंटिन्यूस ऑफेंस के केस में 1,000 रुपीज़ पर डे की है, जो कि कंपनी के लिए मैक्सिमम 2 लाख की जाती है, एंड ऑफिसर जो भी इंचार्ज रहता है उसके लिए 50,000 जाती है, जो कि हर एक डायरेक्टर पर लग सकती है। आप समझ रहे हैं ना, जो भी डायरेक्टर इन्वॉल्व है उनमें भी लग सकती है। तो कंपनी को भी लग सकती है, डायरेक्टर को भी लग सकती है, तो उसका कोई सेंस नहीं है। ठीक है, अच्छा, और अगर मान लीजिए आपके ऊपर ये एप्लीकेबल है और अगर आप अपने शेयर्स को डीमैट करवाना चाहते हैं तो, और अगर आपके पास में कोई कांटेक्ट नहीं है, इफ़ यू हैव नो क्लू अबाउट इट कि कैसे होता है क्या होता है, तो आपको एक छोटी सी जानकारी दूँ। आरटीएस रहते हैं जो कि एजेंट्स रहते हैं बेसिकली ये काम करने के लिए, तो आप वो एजेंट को अपॉइंट करते हैं, वो एजेंट आपको ये काम करके दे देते हैं। हमारा इसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, हम तो वी आर जस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट का फर्म है हमारा, तो हमारा वो आरटीए वाला हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। बट अगर आपके पास में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है और अगर आपको ज़रूरत है किसी की, तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, हम आपको नंबर दे देंगे, आप उनसे अपना डील कर लीजिएगा। मेरा नंबर है 9329732333, है ना। इसके अलावा अगर आपको कोई आरओसी के कंपनी के कंप्लायंस या टैक्स प्लानिंग और ये सब की कोई हेल्प लगती है तो भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। अदरवाइज़ भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नॉलेज इज़ फ्री, और मैं ऐसे ही टैक्स प्लानिंग और लिटिगेशंस और कंप्लायंसेज ये सारे के ऊपर वीडियोज़ जो है बनाता रहता हूँ। ओके, थैंक्स, बाय बाय।